नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक युवक की है। वर्तमान समय में ये लंदन में निवास कर रहे हैं। अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आइए हम सभी मिलकर इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे और इनके मन में जो उत्पन्न हो रहे प्रश्न हैं उसका समाधान करेंगे। तो सबसे पहले जन्म की तारीख नोट कर लीजिए। ये जन्म की तारीख है 4 अक्टूबर 1981 1981 और जन्म का समय है शाम 6:15। जन्म स्थान है गोधरा, गुजरात। आप जन्म कुंडली का निर्माण करिए। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। रविवार के दिन इन्होंने जन्म लिया, आश्विन मास में, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को और ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। राक्षसगण वृश्चिक राशि, ये जल तत्व की राशि है। मंगल इस राशि के राशिश होते हैं। तो मीन लग्न की कुंडली, वृश्चिक राशि, जल तत्वीय लग्न, जल तत्वीय राशि। लग्नेश का जाकर के जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देखना, परंतु केंद्राधिपति दोष से ग्रसित होकर के। तो लग्नेश लग्न को देख रहे हैं लेकिन केंद्राधिपति दोष से ग्रसित भी हैं और बाल अवस्था के हैं, क्योंकि 25 अंश 3 कला पर हैं। चित्रा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। अब गौर करिए कि लग्नेश सप्तमस्थ होकर के लग्न को देख रहे हैं, परंतु लग्न पर शनिदेव की भी दृष्टि इस कुंडली में और राहु की भी दृष्टि इस कुंडली में पड़ रही है। सूर्य और गुरु भी साथ साथ लग्न को देख रहे हैं। तो शनिदेव की दृष्टि जब भी लग्न पर पड़ती है, आप सभी मेरे दर्शक जानते हैं कि कोई भी कार्य जातक का फिर समय पर कभी नहीं हो पाता। और इनकी जन्म कुंडली अगर आपने बनाई है तो आपको बता दूं कि षडबल में सबसे बलवान इनके शनि ही हैं। तो मीन लग्न की कुंडली में 12वें और लाभ का स्वामी, तो सीधी सी बात है छठे से छठा होने के कारण लाभ भाव अकारक हुआ। इस भाव के स्वामी और शनिदेव द्वादश के स्वामी। चूंकि मीन लग्न में सर्वाधिक अकारक ग्रह अगर देखा जाए तो वो शुक्र होते हैं, क्योंकि 8वें से 8वां, तृतीय और अष्टम इन दोनों भावों के स्वामी होते हैं। तो सर्वाधिक अकारक या मारक ग्रह ये बनते हैं। लेकिन वहीं देखा जाए तो शनिदेव द्वादश और एकादश के स्वामी होकर के सप्तम में बैठकर के लग्न को देख रहे हैं। सो जीवन काल में कोई भी काम कभी वक्त पर ये नहीं होने देंगे। साथ ही साथ शनिदेव की 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, जो कि स्वदेश से दूर कराने का काम कर देते हैं, या कहीं ना कहीं कई मामलों में मैंने बताया है भूमि भवन वाहन तो बहुत देते हैं, लेकिन इन सभी चीज़ों से दूर भी रखते हैं। खैर, इनके कुछ प्रश्न हैं, मैं उन प्रश्नों की ओर ले चलूँ आपको। उससे पूर्व एक चीज़ और भी बता दूं कि इनकी जन्म कुंडली को अगर आप देख रहे हैं तो ये देखिए कि भाग्य भाव में चंद्रमा बैठे हैं, जो कि उनकी नीच राशि है, और इधर मंगल जो कि इस कुंडली में भाग्येश हैं, पंचम भाव में जाकर के बैठे हैं चंद्रमा की राशि में। ये परिवर्तन हो गया है और परिवर्तन के कारण हम कह सकते हैं कि नीचत्व तो भंग हो जाएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे कार्यक्रम को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं तो ये जानते हैं मैंने सदैव कहा है कि नीचत्व भंग एक विकल्प है। जैसे मान लिया जाए चंद्रमा अपनी नीच राशि में है, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि शनि की दृष्टि चंद्रमा पर जब है तो ये मानसिक अशांति और परेशानी से जातक को कभी मुक्त नहीं होने देने वाला। खैर, इन्होंने क्या प्रश्न लिखा है कि मैं पिछले 8 साल से लंदन में हूं और ना कोई नौकरी ना है कोई बिजनेस, वीजा का भी कोई काम नहीं बन पा रहा है। अभी पत्नी नौकरी कर रही हैं और हमारा गुजारा उसी से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने नौकरी करने की कोशिश नहीं की, जहां काम करूं पैसा आता ही नहीं। कुछ न कुछ नौकरी में समस्या आती ही है। भाई बहन का भी पूरा सहयोग है, पिता का भी साथ है, पर मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूं। मीन लग्न काल पुरुष की कुंडली की अगर देखें तो ये सबसे आखिरी राशि है। इस लग्न के जातकों की स्थिति को देखें तो सीधी सी बात है, ये गुरु से प्रभावित राशि है। गुरु की साधारण राशि है, तो आम राशि नहीं है। फिर मन का अशांत होना। अगर आप राशि प्रतीक चिन्हों के विषय में मैंने बहुत पूर्व में बताया था कि आखिर ये प्रतीक चिन्ह बनाए क्यों गए। असल में देखा जाए तो प्रतीक चिन्ह जो हैं वो सारी कहानी आपके पूरे जीवन की लगभग कह देते हैं। ये जो प्रतीक चिन्ह हैं वो आपके मूल व्यक्तित्व के बारे में बता देते हैं। और असल में अगर आप देखें तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी सफलता और असफलता उसके व्यक्तित्व पर ही निर्भर करता है, और राशि का प्रतीक चिन्ह व्यक्तित्व को ही बताता है। तो मीन के व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं भटकाव है, अस्थिरता है।
अब लग्नेश जब भी जन्म कुंडली में कमजोर पड़ते हैं तो सीधी सी बात है, जातक के जीवन काल में संघर्ष बढ़ जाता है। आपकी जन्म कुंडली में राजयोग अधिक है या दुर्योग, ये ज्यादा मायने नहीं रखता। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। अगर राजयोग कम भी हो परंतु आपकी जन्म कुंडली का लग्नेश बलवान है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दुर्योगों को दबा करके रखेगा। या आपकी जन्म कुंडली में राजयोग एकदम नहीं है, दुर्योग ज्यादा है, परंतु आपकी जन्म कुंडली के जो मुख्य ग्रह बनते हैं वो बहुत बली अवस्था में है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आपके राजयोग का साथ मिल जाएगा। इनकी कुंडली में अगर आप देखें तो राजयोग तो चाहे जो हो, लग्नेश कमजोर पड़े हैं एक, और दूसरा आपको बता दूं कि चंद्रमा नीच राशि में और ऐसे चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, और वो चंद्रमा सूर्य के साथ भी है। तो अभी आपको बता दूं कि ये दोनों ग्रह युति में हैं। युति में होना ठीक है, लेकिन कहां पर युति में है? तो सप्तम भाव में। सप्तम भाव में युति में है तो सूर्य का यहां नीच के समान फल, और वैसे भी सूर्य नीचाभिलाषी हैं। एक दूसरा, इनकी कुंडली में ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब है, कुछ अच्छी चीजें भी हैं। बीते समय से इनको क्रमशः सूर्य और इसके पश्चात चंद्रमा और इसके पश्चात फिर मंगल, ये अच्छी बात है कि इनको इन्हीं ग्रहों की दशाएं मिल रही हैं जो कि इनकी कुंडली के कारक ग्रह हैं। अब जरा सोच के देखिए कि लग्नेश बेहद कमजोर अवस्था में, केंद्राधिपति दोष से ग्रसित, मन पीड़ित है पूरी तरह से, आत्मविश्वास कमजोर पड़ रहा है पूरी तरह से, और उसमें कहीं अगर शनि की दशा चल रही होती, उसमें कहीं यदि बुध की दशा चल रही होती, तब स्थिति कहीं और गंभीर हो जाती। अब इन्होंने जो प्रश्न मुझसे लिखा है कि नौकरी कर रहा हूं तो पैसे इत्यादि की परेशानी आ रही, क्या व्यापार इत्यादि कर लिया जाए। इस कुंडली में हम सबसे पहले व्यापार कारक की ओर चलते हैं। व्यापार भावपति और व्यापार कारक बुध ही हैं। वो बुध जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये शुभ कर्तरी योग में गिने जाएंगे। बुध शुभ कर्तरी योग में है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर आयु वृद्धि के लिए भी दृष्टिकोण से देखें तो ये अच्छा है, लेकिन बुध का जाकर के अष्टम में बैठना, और ये मूलतः देखा जाए तो ये जो लग्न है मीन लग्न, ये व्यापार के लिए बना नहीं है। सवाल उठता है कि क्या मीन लग्न के जातकों को व्यापार नहीं करना चाहिए, मीन लग्न के लोग व्यापार में सफल नहीं होंगे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि मीन लग्न के लोग व्यापार में सफल नहीं होंगे, 100% होंगे, लेकिन हर लग्न का अपना एक प्रभाव है। तो वहां अगर देखें तो मीन लग्न के लोगों का मन कई बार बहुत भटकता है। मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी में तो खैर जो है भटकाव तो कहीं नहीं चाहिए। आप जीवन के किसी भी फील्ड में भटकाव के साथ नहीं जी सकते हैं, नौकरी हो या व्यापार, लेकिन भटकाव में आलस्य भी छुपा होता है। अब चूंकि और अगर गौर करें तो इन्होंने प्रश्न में शायद लिखा है या नहीं मैं नहीं जानता, पर इनका लग्न जल तत्वीय है और इनके लग्नेश जाकर के कहां पर बैठे हैं तो जन्म कुंडली में कन्या राशि में, राशि इनकी जल तत्वीय। इस राशि में कहीं ना कहीं भटकाव बहुत ज्यादा होगा, एक मनमौजीपना। हालांकि इन्होंने लिखा है कि मैं अपने दम पर करना चाहता हूं, लेकिन गौर करिएगा ये लाइन भी अपने आप में बहुत बड़ी बात कह रही है। इन्होंने ये बात मुझे बताई नहीं, लिखी हुई है कि मैं अपने दम पर करना चाहता हूं। 81 का पैदा जातक कह रहा है कि मैं अपने दम पर कुछ करना चाहता हूं, ये सिद्ध करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं मैं इस लाइन में आलस्य शब्द को भी ढूंढ रहा हूं। ये आलस्य की बात है, ये ठीक नहीं है। ये कहना कि मैं अपने दम पर, ये अब कहने का समय नहीं है। ये बात अगर 16 साल या 17 साल का बालक कहता है तो विचारणीय है, क्योंकि वो कहने का उसका समय है। लेकिन ये जिस उम्र में खड़े हैं, अगर वहां पर जाकर के ये कहते हैं कि मैं अपने दम पर करना चाहता हूं, तो ये कहने का समय नहीं, करने का समय है। आप कह नहीं सकते हैं, कहने का अधिकार आपका समाप्त हो चुका है, आपको करने का समय मिला हुआ है। तो हम सबसे पहले, ठीक है, इन्होंने जो प्रश्न पूछा है पहले उसका हम जवाब ढूंढ लें। आपको वर्तमान समय में चंद्रमा की दशा, उसमें शनि बुध का अंतर, एक गौर करने योग्य बात है कि बुध आपकी कुंडली में स्वदेशपति बनकर के अष्टम में, विदेशपति जाकर के कुंडली के सप्तम में, और परमानेंट विदेशपति भाग्य में। एक अच्छी बात यह है कि आपको रहना विदेश में ही है, आपका परमानेंट विदेश भाग्य में है, विदेशपति भाग्य में है, फलस्वरूप आपका एक तरह से भाग्योदय भी वहीं पर है। एक स्वदेशपति अष्टम में है, अतः विदेश ही आपके लिए श्रेष्ठ है। शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से वैसे भी ये स्वदेश छुड़ा देते हैं। गृह तो अवश्य देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गृह का सुख नहीं लेने देते। तो आपका वीजा लगेगा, कब तक लगेगा? अब देखिए वहां की रूल नीति क्या है ये तो मैं नहीं जानता। हालांकि आजकल हर जगहों पर कहीं ना कहीं थोड़ी रोक चल रही है, हर जगह दिक्कत हो रही है, पर फिर भी बता दूं आपकी कुंडली में जो योग मुझे मिल रहा है, चंद्रमा में बुध का अंतर, हालांकि ये द्विद्वादश के संबंध में है, परंतु चंद्रमा में बुध का अंतर और शुक्र का प्रत्यंतर आपके लिए बड़ा सहयोगी दिखाई पड़ रहा है 23 जून 2023 के आसपास।
उस समय आपकी कुंडली बताती है कि अगर आप प्रयत्नशील हैं तो आपको ये सफलता मिल जानी चाहिए और आपका वहां पर परमानेंट रेजिडेंसी हो जानी चाहिए, यानी पीआर आपका लग जाना चाहिए। हालांकि ये गौर करिएगा कि आपको वर्तमान समय में शनि की ढैया प्रारंभ हो जा रही है 29 तारीख से। तो शनि जो चेंज हुए हैं तो इनके चेंज होते ही बदलते ही आपको शनि की ढैया लग गई। लेकिन ये ध्यान रखिए कि 2 माह के लिए शनिदेव फिर बदलेंगे, पर फिर भी प्रभाव अब माना जाएगा। तो ढैया के चलते हो सकता है थोड़ी विलंब, थोड़ी बाधा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली में बाधा विलंब है ही। अगर इनकी आप जन्म चंद्र कुंडली का निर्माण कर लें तो चंद्रमा से शनिदेव का 11वें का संबंध बन रहा है, तो इनकी दृष्टि चंद्रमा पर यानी लग्न पर पड़ने के कारण और लग्न पर जन्म कुंडली में लग्न पर इनकी चंद्र शनि की दृष्टि के कारण कोई भी काम इनका कभी वक्त पर होना ही नहीं है। पर फिर भी जो मैं डेट बता रहा हूं वही सही है। और हाँ, और आपने जो पूछा है नौकरी और व्यापार, आपको नौकरी का ही प्रयत्न करना चाहिए, अभी व्यापार की ओर न जाइए। सामान्यतः देखा जाए तो चंद्रमा में बुध का अंतर चल रहा है। बड़ा सरल है कि मैं आपको कह दूं कि आप बिल्कुल व्यापार शुरू करिए, लेकिन गलती हो जाएगी। आप नौकरी में ही रहिए, नौकरी करने के साथ साथ आप भविष्य में व्यापार के बारे में सोचिएगा, लेकिन प्रथम नौकरी। अब आपने फिर यही बात दोहराया है कि मैं नौकरी करूं या व्यापार। अगर मैं व्यापार करूं तो किसका करूं, क्या मैं शेयर लॉटरी में पैसा लगा सकता हूं? बुध आपकी कुंडली के अष्टम में बैठे हैं और पंचम पति जाकर के कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं, नीच भंग हुआ है। आप जरूर निवेश करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये निवेश का काम भी यानी शेयर मार्केट के भरोसे भी बैठ करके आपका जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि पंचम में मंगल राहु की युति है। ये अलग बात है कि अंगारक योग यहाँ मान्य नहीं है, परंतु मंगल राहु की का यहाँ पर संबंध बना हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप केवल और केवल शेयर मार्केट के भरोसे बैठिए, आपको नौकरी ही ढूंढनी है और नौकरी के लिए ही प्रयत्न करना है। ये भी याद रखिएगा कि इस कुंडली में कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करने के बावजूद क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। मन तो अशांत आपका है ही है, वो तो साफ दिख रहा है। आपका मन अशांत भी है, अस्थिर भी है, क्रेडिट भी नहीं है। पर फिर भी मैं सलाह देता हूं कि अभी नौकरी में रहिए, आने वाले दिनों में भविष्य में जरूर विचार करिएगा व्यापार के लिए, लेकिन अभी तक आप स्थिर नहीं हैं। और याद रखिए कि असफल व्यक्ति झंडे जल्द नहीं गाड़ पाता, उसको नुकसान तो होते हैं। तो पहले आप अपने आप को सफल बनाइए और तब जाकर के फिर व्यापार भी करिएगा। क्या मुझे इंग्लैंड की नागरिकता मिल जाएगी? सवाल का जवाब दिया हूं, बिल्कुल मिलने की संभावना है। आपको विदेश में ही रहना है, आपको स्वदेश आने की जरूरत नहीं है, आना ही नहीं है। क्या मेरा खुद का घर होगा लंदन में? अब लंदन में बनाइए या कहीं और बनाइए। आपको मैं बता दूं कि शनि की दृष्टि चतुर्थ पर है। हालांकि चतुर्थपति जब भी ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अष्टम में है तो जातक स्वयं का निर्माण गृह नहीं कर पाता है। जब चतुर्थपति अष्टम में हो तो स्वयं का गृह निर्माण जातक नहीं कर पाता। अच्छी बात क्या है कि आपके चतुर्थपति शुभ कर्तरी योग में हैं, तो ये एक जरूर संभावना बन रही है। और गौर करने योग्य बात है कि यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि से भी गृह निर्माण की संभावनाएं बनती हैं। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आने वाले दिनों में गृह निर्माण के योग हैं, स्वयं के घर होने का योग है। और फिर इन्होंने आगे जो प्रश्न पूछा है उसके लिए मैं बता दूं, इन्होंने पूछा है कि मुझे संतान की प्राप्ति कब होगी। उसके लिए तो आपकी पत्नी की कुंडली देखनी होगी, लेकिन गोचर कुंडली के हिसाब से देखें तो मीन राशि पर ही देवगुरु बृहस्पति का संचरण जारी है। तो गोचर कुंडली के हिसाब से देखें तो यहाँ पर बिल्कुल प्रबल योग इसी समय संतान का चल रहा है, इसी समय। अब एक कल सूत्र मैंने बताया था कि गोचर का विचार देवगुरु बृहस्पति से किया जा सकता है। तो इनके संतानेश कौन बनते हैं? इनके संतानेश बनते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा से मैंने कहा था केंद्र और त्रिकोण। तो अगर आप चंद्रमा से केंद्र और त्रिकोण में देखेंगे तो चंद्रमा कहां पर बैठे हैं? तो वृश्चिक राशि में बैठे हैं। तो वृश्चिक राशि से केंद्र और त्रिकोण, तो केंद्र और त्रिकोण में ही देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं, फलतः त्रिकोण में चल रहे हैं, फलतः संतानोत्पत्ति का समय यही है। तो आप किस कारण से विलंब हो रहा है? क्योंकि 81 का आपका जन्म है, क्या विलंबित विवाह रहा? शनिदेव के चलते हो सकता है विलंबित विवाह हुआ हो, परंतु हाँ ये जरूर है कि संतान भाव में यहाँ बाधाएं हैं। ये अलग बात है, क्योंकि आपकी पत्नी की कुंडली में नहीं देख रहा, इसलिए इस विषय को केवल इस कुंडली के आधार पर जवाब दे रहा हूं। और वो मैं कह रहा हूं कि संतान के योग अभी गोचर में चल रहे हैं, पर संभावना देखनी होगी कि आप दोनों पति पत्नी की कुंडली की स्थिति क्या है। क्योंकि राहु का संबंध जब भी संतान भाव से बन जाता है तो ये संतान प्रतिबंधक योग है, संतान को प्रतिबंधित कर देता है, संतान में बाधा उत्पन्न कर देता है। कई कारण हैं जिसमें पितृदोष को भी कारण के रूप में देखा गया है। तो संतान भाव से राहु और केतु का संबंध संतान सुख से वंचित कराने वाला होता है। क्योंकि संतान कारक आपकी कुंडली में अगर देखें तो संतानपति नीच राशि में, नीचत्व भंग अपनी जगह पर है, परंतु संतानपति नीच राशि में और संतान कारक देव गुरु बृहस्पति पीड़ित केंद्राधिपति दोष से ग्रसित, तो संतान बाधित तो है यहाँ पर। अब पत्नी की कुंडली से ये पता चल जाएगा कि उनकी कुंडली में संतान के योग हैं कितने। अगर उनकी कुंडली में संतान के योग हैं और आप दोनों की कुंडली में कोई विशेष दोष नहीं है तो फिर गोचर में समय अभी ही चल रहा है, संतान सुख के योग हैं। इन्होंने आखिर एक लाइन में लिखा है, बहुत सारी बातें लिखी हैं, मैं पढ़ देता हूं। यहां मंदिर में जल और दूध से शिवलिंग पर अभिषेक नहीं कर सकते। अच्छी बात, मैं शिव जी और हनुमान जी को बहुत मानता हूं। मैं और मेरी पत्नी हनुमान जी की कृपा से लंदन में आराम से रोटी खा रहे हैं।
और सिर पर कोई कर्ज नहीं है। हनुमान जी का साथ न होता तो पता नहीं क्या होता। मैं इस वाले पॉइंट के साथ सबको जोड़ना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, इनकी समस्याएं सुन ली आपने, ठीक है, इनके साथ इनकी पत्नी का सहयोग है। सप्तमपति जाकर के बैठे तो अष्टम में है, लेकिन देखा जाए तो शुक्र इनकी कुंडली के भाग्य भाव में बैठे हैं, और ज्योतिषशास्त्र कहता है कि शुक्र कुंडली के लाभ में भाग्य में हो तो विवाह के बाद ही भाग्योदय होता है। विषय क्या है? इन्होंने एक बड़ा गंभीर विषय कहा। हो सकता है इस बात की गंभीरता ये कितना समझते हैं पता नहीं, पर आप क्या इस बात की गंभीरता को समझते हैं? इन्होंने कहा कि अगर हनुमान जी का साथ न होता तो पता नहीं क्या होता। असल में ये फीलिंग बहुत आवश्यक है हर किसी के लिए। आप कहीं भी हो दुनिया के किसी कोने में, आपकी ये फीलिंग जब हो जाती है कि आपके साथ आपके इष्ट देवता हैं, वो नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। वो तो हर जगह हैं, हर समय हैं, वो हर जगह हैं, हर समय हैं, लेकिन एक फीलिंग, ये फीलिंग अगर आपको होने लगे, आपको ये विश्वास हो कि उनके सहारे ही मेरा सब कट रहा है, तो ये विश्वास ही असल में आपकी जीत है, आपकी हर समस्या का समाधान है। और आप विश्वास रखिए कि इनका ये विश्वास ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पूरी कुंडली में चाहे जैसी भी स्थिति हो, अगर ये विश्वास इनका बना रहे तो आप इनको समस्याओं से निकलते देखेंगे। अब गौर करिए, चूंकि चंद्रमा पर शनि की प्रबल दृष्टि पड़ रही है, हाँ देखिए 27 अंश पर चंद्रमा है, 19 अंश पर शनि है, तो ये संबंध दृष्टि संबंध साफ साफ बन रहा है। और ऐसी अवस्था में देखें तो मानसिक अशांति से पीछा तो नहीं छूटने वाला है। अच्छा, चलित भी आप जाकर के देखते हैं तो चलित में कोई ग्रह कहीं बदल नहीं रहा, हर ग्रह यथावत फल दे रहे हैं, और षडबल में सबसे बली शनिदेव हैं। तो शनिदेव जब जन्म कुंडली में सबसे बली हों और वो भी कहां पर बैठे हों, तो कन्या राशि में। कन्या राशि में आमतौर पर सूत्र तो यही कहता है कि कन्या, वृषभ और मकर में शनिदेव का होने का मतलब है कि इस जन्म को छोड़िए, पिछले जन्म में भी जातक को संतान और दाम्पत्य का बहुत सुख प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात इस जन्म की तो बात ही हम खत्म कर देते हैं, पिछले जन्म में भी जातक ने इस सुख को भली भांति नहीं भोगा है। कोई ना कोई कष्ट, परेशानी, विघ्न, बाधा उसके जीवन में इस तरह की बनी ही थी। तो यहां पर इस जन्म में अगर आपको आपकी पत्नी का साथ भी मिल जा रहा है, चाहे जितना भी मिल जाए, चाहे उनके सहयोग से ही सही आपका जीवन कट रहा है, और मैं पहले ही कह चुका हूं आपको रहना विदेश में ही है, यहां लौट के आने के योग है नहीं, और आना भी नहीं है। आपको आने की अगर आप सोचते हैं तो आइएगा भी मत, क्योंकि भारत में वहां से ज्यादा संघर्ष होगा, यहां से बेहतर स्थिति वहीं पर है आपकी। आप अगर स्वदेश के करीब आते हैं तो रिश्ते खराब होंगे, माता के साथ भी बिगड़ेगा। जो आप कह रहे थे कि माता पिता सबसे आपको सुख मिल रहा है, वो भी सब संबंध खराब होने लगेगा। तो आपके लिए विदेश ही श्रेष्ठ है, और विदेश में रहकर के ही आप अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, और नौकरी ही एकमात्र रास्ता है फिलहाल के समय में जो आपके जीवन को सुखद बनाएगा। आप साइड बाय साइड अपने अमाउंट से, पत्नी के अमाउंट से घर चल रहा है, पत्नी के अमाउंट से आपका जीवन चल रहा है। अच्छी बात, आपने जैसे मुझे बताई कि कर्ज आपके लिए ऊपर नहीं है, लेकिन ये आपकी सफलता नहीं है। कर्ज हो और आप बुलंदी पर हो तो अच्छा है, कि कर्ज नहीं है और मेरे पास कुछ नहीं है तो ये सफलता नहीं है, ये खुशी की बात नहीं, ये विफलता है। तो आप अपनी विफलता पर खुश मत होइए, और उम्र के इस पड़ाव पर तो बिल्कुल आप हो भी नहीं सकते। एक दूसरा अच्छी बात आपने ये कही जिसके चलते मैं आपके साथ अब खड़ा हो गया हूं। जाहिर सी बात है, जब ऐसी बातें मैं सुनता हूं तो मैं साथ ही खड़ा हो जाता हूं, जब सामने वाला कहता है कि भगवान के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। यह विश्वास ही आपकी हर समस्या का समाधान होता है। और याद रखिएगा, इस विश्वास से ही अभी आने वाले दिनों में आप टिकेंगे, क्योंकि अभी अगला जो 2.5 वर्ष आप देखने जा रहे हैं, पीछे वाले दिनों में भी आपने देखी है, और अभी आप जो 2.5 वर्ष देखेंगे, ये परीक्षा की घड़ी है। द्वितीय भावपति आपकी कुंडली में मंगल हैं, और ये जाकर के बैठे हैं कुंडली के पंचम भाव में। द्वितीय भावपति अगर पंचम में बैठें तो जातक उच्च कोटि का वक्ता हो जाता है। लेकिन गौर करिए कि वो कैसा है, तो द्वितीय भाव पर बुध की दृष्टि पड़ रही, तो वाणी के कारक की द्वितीय भाव पर दृष्टि का पड़ना, और साथ ही साथ मंगल का जाकर के पंचम भाव में बैठ जाना, विश्वास रखिए कि आपका व्यवहार भी कई बार कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा नहीं होता होगा। आपकी वाणी, मैंने क्या कहा, वक्ता होता है। नौकरी में वक्ता होने का की क्या आवश्यकता है? कहीं भी आप नौकरी कर रहे हो तो हाँ, वक्ता होने की आवश्यकता नहीं। अर्थात अगर ऐसी जगह पर कोई व्यक्ति वक्ता है तो बेफिजूल का बोलता होगा। तो आपको सबसे पहले तो अपने वाणी पर कंट्रोल करना होगा। हो सकता है विदेश में है, कौन ज़्यादा आपकी भाषा वहाँ समझ रहा हो, लेकिन फिर भी आपको अपनी जहाँ जो आपके साथ के लोग हैं उनके बीच भी आप शत्रु बन जाएंगे, और वहाँ की भाषा अगर आप बोल रहे हैं तब भी
आपको वाणी पर ही नियंत्रण रखना होगा, अपनी भावनाएं कम से कम बोल करके ही व्यक्त करिए। और सबसे जरूरी बात, मन को नियंत्रण में लाने का प्रयत्न करिए। इस पूरी कुंडली में मन अनियंत्रित है, और वो है और वो रहेगा। ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं ये उपाय कर लीजिए अब ठीक हो जाएगा, वो रहेगा। फिर भी कुछ उपाय आपको बताता हूं। आप ऑलरेडी जो हनुमान जी के शरण को पकड़े हुए हैं, ठीक है, वहां पर आपको विकल्प नहीं मिल रहा है। अब की बार जब कभी भारत आइएगा तो भारत से एक शिवलिंग लेकर के चले जाइएगा, नर्मदेश्वर शिवलिंग या पारद का शिवलिंग या स्फटिक का शिवलिंग लेकर के चले जाइएगा और अपने घर में रखिएगा। कहीं भी रहिए, सनातन संस्कृति को वहां जिंदा रखिए और उसके साथ जुड़े रहिए। याद रखिए, ये आपके लिए और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आप इस तरह से अपनी जो आस्था है, जो आपका विश्वास है, वो आप अपने बच्चों में डाल सकेंगे। तो कब डालेंगे? जब आप खुद करेंगे तब तो वो देखेंगे तो आप उनके अंदर डालेंगे। तो ले जाइएगा। शिव जी की आराधना आपके लिए अति आवश्यक है। भले चंद्रमा का नीचत्व भंग है, चंद्रमा शुक्र के साथ यहाँ बैठे हैं, एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं गजकेसरी का प्रभाव मिलता, लेकिन शुक्र चूंकि एक ही अंश पर है तो वो अपना प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं ज़्यादा, और शनि की दृष्टि वहाँ बिल्कुल करीबी मामले में है। तो उस अवस्था में शिव जी की आराधना आपको करनी होगी। प्रत्येक सोमवार को शिव जी के ऊपर जल, दूध, काला तिल इत्यादि चढ़ाइए, उससे आपको मानसिक शांति अवश्य मिलेगी। सूर्य शनि की युति है, यहाँ पर आत्मविश्वास को लाने के लिए सूर्य को अर्घ्य दीजिए और प्रत्येक रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। लग्न को बलवान बनाने के लिए सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में धारण करिए और साथ ही साथ गुरुवार का व्रत करिए। गुरुवार का नियम पूर्वक कम से कम 11 गुरुवार का व्रत करिए, गुरु के मंत्र का जप करिए और समय जब भी आपको मिले मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। कोई जरूरी नहीं कि वहां का नियम का ही पालन करना है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि जहां रहिए आप अपना नियम लगाने लगिए। जो नियम वहां है वही मानिए और नियम का पालन करिए, दर्शन करते रहिए। इससे आपके गुरु को बल मिल जाएगा। एक बार गुरु को बल मिल जाता है तो निसंदेह स्थिति में बदलाव होगा और आपको सफलता के मार्ग अवश्य प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो उपाय छोटे छोटे मैंने आपको अभी बताए हैं, इसको कर लीजिएगा। और हाँ, अपनी पत्नी को कहिए, अगर वो व्यस्त हैं तो ठीक, आप ही करिए। श्री सूक्त का 3 पाठ आप दोनों में से कोई एक, पति पत्नी में से कोई एक आदमी करे, घी का दिया जला करके। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी परिस्थिति बदली और नौकरी आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगी। 10 जून के बाद नौकरी पाने का योग है। आप अपनी तरफ से 100% एफर्ट लगाइए। तो प्रिय दर्शकों, आप इस जन्म कुंडली में क्या देख रहे हैं? आपको क्या लगता है? इनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? कौन सा उपाय बताना चाहते हैं? याद रखिएगा, कोई भी भूल के मत कहिएगा काल सर्प योग है। यहाँ कोई काल सर्प योग नहीं है। तो अगर आप इस कुंडली में कुछ देख रहे हैं तो अवश्य बताइए। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।